Radio Udan. Radio Udan. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Listening to Radio Udan, A Flight of Life. This is Cricket Weekly with Anokha Ankit. T20 और टेस्ट चल रहा है, वनडे का कुछ अता पता नहीं है। फिलहाल मैं हूं अनोखा अंकित और ये है क्रिकेट वीकली का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड। और मार्च का पहला संडे, यानी कि 2 महीने 24 के कहाँ गुजर गए पता नहीं चल रहा, लेकिन हर दिन क्रिकेट जरूर चल रहा है। उसे आप एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। कुछ महीने बाद जो है T20 वर्ल्ड कप है और कुछ दिन बाद IPL है, तो उस पर इंतजार करते रहिए। अभी क्रिकेट वैसे भी चल रहा है। हम पहले सेगमेंट पर चलते हैं, जो कि है वर्ल्ड एट क्रिकेट, यानी कि मैंने अपने कानों से जो सुना मैच के दौरान या सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ आउटलेट्स पर, वो पहले अपने नज़रिए से बात करता हूँ, उसके बाद फिर खबरों पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले, हमेशा ट्रेडिशन हमारा ऑस्ट्रेलिया होता है, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया खुद न्यूजीलैंड गया हुआ, तो हम भी टाप के न्यूजीलैंड पहुंच जाते हैं। लेकिन 8 साल के बाद, जी हाँ 8 साल के बाद कहीं जाकर के ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज हो रही है। आखिरी बार 2016 में हुई थी, तब ब्रेंडन मैकबलम खिलाड़ी थे, अब कोच बन गए। सोचिए इतना फर्क आ गया है। और इस 8 साल में भी 2 साल तो आप कोविड के निकाल दीजिए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये क्रिकेट क्यों नहीं होता है। इन 6 सालों में भी, 8 सालों में भी 3 बार तो इंग्लैंड ही पहुंच चुका है न्यूजीलैंड खेलने। सोचिए, एक बार शायद इंडिया भी गया था खेलने, तो ये हो गई। मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज से एक बार जा चुका है, कि साउथ अफ्रीका भी गया, पाकिस्तान गया। मुझे पाकिस्तान का कुछ कंफर्म नहीं है, शायद नहीं गया है, क्योंकि न्यूज गया है, क्योंकि इधर उधर होता रहता है। खैर, कुल मिलाकर 8 साल के बाद हमको टेस्ट सीरीज देखने को मिली। वनडे देखने को मिलता है, T20 देखने को मिलता है, क्योंकि मुझे याद है पिछले साल की ही कहानी है, वनडे हमको देखने को मिले थे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। मगर टेस्ट क्यों नहीं होता है, इसका कारण पता है क्या है? इसका बहुत बड़ा कारण है कमर्शियल। क्योंकि देखिए, ऑस्ट्रेलिया को भी अपने डोमेस्टिक समर खेलना है और न्यूजीलैंड को तो अपना खेलना ही खेलना है। हम ऑस्ट्रेलिया कहता है भाई हम अपने देश में देखेंगे, तुम्हारे यहाँ जाके खेलें। तो ये पंगा इस बार यही हो गया कि इंडिया को जाना नहीं था ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और सिर्फ वेस्ट इंडीज 2 टीमें थी। सो कहीं ना कहीं अपने समर को छोटा रख करके उधर भाग गई ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। आप कह सकते हैं छोटा समर, बट इट्स नॉट अ छोटा समर, इट्स अ फुल ऑन समर। खैर, कुल मिलाकर के 8 साल के बाद जो सीरीज हो रही है, ये हमारी आंखों के लिए, हमारे कानों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि 2 चीजें हैं। एक तो न्यूजीलैंड अब वो वाली न्यूजीलैंड नहीं है कि आप उसको केवल 300-350 पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। वेलिंगटन में मैच हो रहा है। वेलिंगटन में कहानी ये कहती है कि पिछले 7 मैच में से सिर्फ 1 ड्रॉ हुआ है, 6 में न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की है। और उन 6 में भी कहीं ना कहीं जो जीत है वो इनिंग्स और रन्स है, यानी कि बहुत बड़े मार्जिन से मैचेस जो है न्यूजीलैंड ने जीते हैं। ये सिर्फ वेलिंगटन की कहानी है। मैं ओवरऑल न्यूजीलैंड का प्रोस्पेक्ट नहीं बता रहा हूं कि न्यूजीलैंड में क्या हुआ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि न्यूजीलैंड ने इस 6-7 मैच में खेले किसके साथ हैं? साउथ अफ्रीका के साथ खेला होगा, वेस्ट इंडीज के साथ खेला होगा, पाकिस्तान के साथ खेला होगा। लेकिन क्या ये सवाल उठता है फिर, क्या न्यूजीलैंड कमजोर है? देखिए, अगर रिसेंट उसका वनडे T20 देख लें ऑस्ट्रेलिया के साथ,
तो उनको बैटिंग में भी प्रॉब्लम हो रहा है, उनको फील्डिंग में तो टेस्ट में भी प्रॉब्लम हो रहा है, बॉलिंग तो प्रॉब्लम उनका T20 में कर ही रहा है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। टेस्ट को भी आप साइड कर दीजिए, ये सीरीज पूरा बता देगी कि न्यूजीलैंड कितने पानी में है टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ जो अभी खेला उन्होंने थर्ड स्ट्रिंग के साथ खेला, वहां भी उनको कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आई है। खैर, नील वैगनर भाई रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि उनको शायद टेस्ट टीम का स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया, तो बुलबुला गया, कहते नहीं मैं क्रिकेट ही छोड़ रहा हूँ, तो मैं नहीं खेल रहा हूँ। खैर, उन्होंने ये टेस्ट मैच एज ए 12th मैन आए, फील्डिंग करी है, थोड़ा चीयर वियर उनके लिए हुआ है, तो ये कहानी थी। अच्छा, आपको वेलिंगटन से कुछ और स्टैट बता देता हूं। स्टैट ये कि ये जो ग्राउंड है जहां मैच हो रहा है, यहां एवरेज स्कोर 348 है एवरेज, और लास्ट 3 मैच अगर आप उठा के देख लें तो उन 3 टेस्ट मैचेस में आपको 400 प्लस रन नजर आएंगे, 400 प्लस रन। अब उस लिहाज से ये जो मैच हुआ, इसकी आप कहानी समझ सकते हैं कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग बढ़िया, अभी इस पर चर्चा करते हैं। खैर, 8 टेस्ट मैच ऐसे हैं जो न्यूजीलैंड ने जीते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ओवरऑल की बात हो रही है। उस 8 में से भी 6 मैच में रिचर्ड हेडली थे टीम के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, जिन्होंने मैच जिताया था, और उन 6 मैच में भी 51 विकेट उन्होंने निकाले हैं। 400 तो उनका टेस्ट में ही रिकॉर्ड है रिचर्ड हेडली का। तो कहीं ना कहीं ये राइवलरी बड़ी अच्छी लगती है, तो देखने में मजा आएगा। इसके अलावा सऊदीस बड़े प्रॉब्लम में चल रहे हैं। क्यों प्रॉब्लम में चल रहे हैं? उनके लास्ट के 6 मैच अगर आप देख लें तो, नहीं 4 मैच, सॉरी, हाँ, लास्ट के 4 टेस्ट मैच उनके देख लें, सिर्फ 6 विकेट उनके खाते में है, और उसमें भी एक मैच में उनके 4 विकेट हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है सऊदी के साथ? ये केन विलियमसन के साथ भी हो रहा था, ये बाबर आजम के साथ भी है, ये हर कप्तान के साथ होता है। दरअसल जब आप कप्तान बन जाते हैं तो आप थोड़ा बैकफुट पर आ जाते हैं। आप भाई, आपको बॉलिंग भी सेट करनी है, फील्डिंग भी सेट करनी है, फिर स्ट्रेटजी भी बनानी है, बहुत कुछ करना होता है, तो वो टोल आ जाता है। लेकिन ये कमिंस पर नहीं लागू होता है। एक चीज और इस मैच में साबित हुई, 2 बॉलर्स जो कप्तान, जी हाँ जी, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो शॉन पॉलॉक, हीथ स्ट्रीक, रंगना हेराथ और जेसन होल्डर, कपिल देव और इमरान खान, तो वसीम अकरम और शायद कॉर्टनी वॉश जहां तक थे, एम्ब्रोस, सॉरी, वो दोनों कप्तान। तो ये बॉलर वाला जो सिस्टम है ना कि 2 बॉलर जो है कप्तान, ये बड़ा रेयरली देखने को मिलता है खासकर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसे टीमों के साथ। चलिए, बाकी टीमें, पाकिस्तान ने तो 2 बार कर लिया, इंडिया ने सिर्फ अभी 1 बार किया है, दूसरा कप्तान नहीं बनाया अभी तक बॉलर, इंग्लैंड ने भी अभी तक नहीं बनाया है ना। सो इट्स ओके, फाइन। अच्छा, एक मैं आपको ग्रीन का थोड़ा सा स्टैट दे देता हूं। ग्रीन ने दोहरा शतक नहीं, मतलब दूसरा 100 मारा है, 850 उनके खाते में। उस 8 में से भी 4 उनके 70s में है। लास्ट सेंचुरी उनकी इंडिया के खिलाफ अहमदाबाद में आई थी, अब वो पाटा विकेट था। अगर ये जो विकेट है न्यूजीलैंड का, ये ग्रीन विकेट था। अब ग्रीन विकेट क्यों बना रही है न्यूजीलैंड, इसको भी आप बड़े ध्यान से समझ लें। वो इसलिए बना रही है ग्रीन विकेट क्योंकि उनको अपने स्पिनर्स लाने हैं। आप डेनियल विटोरी से शुरू कर लीजिए, और अगर आप कहेंगे कि ग्रीन विकेट अब ही बन रहे हैं, तो नहीं भाई, ग्रीन विकेट अब बन रहे हैं, और ये टिपिकल इंडियन ग्रीन विकेट था जिस पर ये टेस्ट मैच जो है खेला जा रहा है। आपके सामने रिजल्ट है, 279 पर 9 एक वक्त, और 189 पर 4 ऑस्ट्रेलिया। उसमें भी आप देखें 27 गेंद में 1 लेबुशेन। क्रिस ग्रीन पर आता हूं मैं, ठीक है, आप थोड़ा सब्र रखिए। रचिन रविंद्र, एजाज पटेल, सेंटनर, सोडी, ब्रेसवेल, ये स्पिन की एक पूरी फहरिस्त है न्यूजीलैंड की, और ये कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशनल फास्ट से स्पिन की तरफ आ रहे हैं। ये कारण मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि अगर आप पहले देखेंगे तो काफी पाटा विकेट था, लेकिन पाटा विकेट होने के बावजूद भी हमेशा से स्पिनिंग ट्रैक रहा है, क्योंकि डेनियल विटोरी लेजेंड आदमी है भाई। क्रिस क्रेन्स है उनके पास। लेकिन मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में भी बताया हुआ है कि किस तरह से जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये हाईली डिपेंडेंट ओनली ऑन सिंगल स्पिनर्स। ये कभी भी 2 स्पिनर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और करते हैं तो 2 स्पिनर्स खिलाते नहीं हैं। लेकिन न्यूजीलैंड थोड़ा सा इसमें चेंज हो रहा है।
खैर अब ग्रीन पर आ जाते हैं। मैंने आपको 50s बता दी, 100 बता दी, लेकिन जो भाई साहब ने कमाल किया इस वाले टेस्ट मैच में, आखिरी ओवर था पहले दिन का और उनको चाहिए था 9 रन। वो सामने थे जोश हेजलवुड यानी कि समझ लीजिए प्रॉपर 11 नंबर के खिलाड़ी, और अगर उनको क्रीज पे आने दे देते तो शायद ग्रीन की सेंचुरी नहीं होती, लेकिन 3 चौवे ओवर में 5 गेंदों में मार करके सेंचुरी पूरी कर ली अपनी दूसरी। और सबसे बड़ी चीज पता क्या है, उसके बाद जो हाईएस्ट है वो 40 है, माइकल क्लार्क नाम में आ रहे हैं, मिचेल मार्श, हाँ उनके हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि अभी तक जो ग्रीन थे उनका कंट्रीब्यूशन जो था उसको लेकर के टीम स्कोर में वो 24% रहता था, यानी कि 24% रन वो बनाते थे हमेशा ऑस्ट्रेलिया के कुल टोटल के, लेकिन इस बार वो 37% पे आ गया। इससे समझ में आता है एक तो नंबर 4 उनको सूट कर रहा है, और उनका भी 2 फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी, उनका जो शील्ड क्रिकेट है उनमें भी 2 सेंचुरी उनने मारी है, और तीसरा ये कि बाकी उनकी डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई है। डिपेंडेंसी इसलिए हो गई कि बाकी नहीं चल रहे हैं, वार्नर है नहीं, स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं बट वो फर्स्ट पे आ रहे हैं, ख्वाजा भी ठीक ठाक, और उसके बाद क्या, उसके बाद माइकल क्लार्क फिर याद क्यों आ रहा है, मिचेल मार्श बहुत ज्यादा उन पर भी डिपेंडेंट है टीम, ट्रेविस हेड है, मैथ्यू वेड है, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं। वेट तो मैं शायद एक्स्ट्रा ही ले गया उनको, लेकिन ग्रीन पर कुछ एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी हो रही है। लेबुशैन तो भैया ऐसा लग रहा है वो बस खड़े हो जाते हैं क्रीज पर कि भैया बस मुझे खड़े रहना, बाकी तुम लोग रन बनाओ, मैं सिर्फ बॉलें टेकूंगा, ऐसा कुछ सीन हो रखा है। तो मैट हेनरी ने बढ़िया बॉलिंग कराई, 4 विकेट उन्होंने झटकाए, इवन बॉलिंग सबने अच्छी कराई, एक सऊदी को विकेट नहीं मिला जो कि एक खतरे की घंटी है, इवन सऊदी के लिए भी, न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए भी, क्योंकि पिच आपने जो बनाई उस हिसाब से तो सऊदी को भी 2-3 विकेट मिल जाने चाहिए, क्योंकि मैट हेनरी भी फास्ट बॉलर ही है। मैट हेनरी तो चोट के बाद आ रहे हैं। एक और खबर है न्यूजीलैंड से, वो खबर यह है कि केन विलियमसन के भाई तीसरा बच्चा हुआ, एक बेटी हुई है, इधर विराट कोहली के लड़का हुआ, उधर बेटी हुई है। खैर बाकी आप दिमाग ज्यादा ना लगाएं, मैंने सिर्फ खबर बताई है आपको, ठीक है। तो ये पूरी कहानी सिनेरियो थी पहला दिन देखने के बाद, सुनने के बाद न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया। आगे जब आऊंगा तो मैं आपको पूरा टेस्ट मैच का लेखा जोखा बताऊंगा, मगर कहानी ये थी कि ऑस्ट्रेलिया लड़खड़ाती हुई, गिरती पड़ती हुई 279 के आसपास पहुंची, 300 के करीब, लेकिन वो एवरेज से फिर भी पीछे। तो आप समझ सकते हैं न्यूजीलैंड की बॉलिंग कमाल की थी। खैर फर्स्ट सेशन जो था वो ठीक ठाक था, 61 पे कोई नहीं, उसके बाद विकेट 89 पे 4 सेकंड, लन से पहले विकेट स्टीव स्मिथ का, तो रिकवरी अच्छी है। लेकिन वो इस रिकवरी भी क्या है, एक तो कैच हमने नाथन लियो का छोड़ा, खैर वो तो बहुत जल्दी आउट हो गए, एक आध कैच और छूटे, सऊदी ने तो अपनी ही गेंद पर कैच छोड़ा है, खैर इट्स ओके फाइन। तो कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस वाला टेस्ट मैच था जिसको ग्रीन ने संभाल लिया है। अब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से हम निकल आते हैं, हमारे ऑस्ट्रेलिया में और कोई खबर नहीं है ना। न्यूजीलैंड में श्रीलंका में कुछ हो नहीं रहा है अब, क्योंकि सीरीज खत्म हो चुकी है। ऑल्दो इसके बाद बांग्लादेश में भी कुछ नहीं हो रहा है, लिटरली बांग्लादेश प्रीमियर लीग का फाइनल हो गया है, बस वो आप समझ लीजिए, उस पर इतनी किसी ने तवज्जो देनी नहीं है, मैंने भी नहीं देनी है ना। लेकिन एक खबर मेरे दिमाग में आ रही है, किसी भाई साहब ने बांग्लादेश में ये प्रपोजल दिया, शायद बांग्लादेश के कोच ने ही ये सजेशन दिया है कि भाई ये बांग्लादेश का अगर आपको क्रिकेट सुधारना है तो एक काम करिए, एक अलग से केवल बांग्लादेश खिलाड़ी के लिए लीग शुरू करिए। मेरे भाई लीग तो शुरू कर देंगे, प्रॉब्लम यह है फाइनेंशियल स्पॉन्सर, और तीसरा आपके सीनियर खिलाड़ी क्या खेलना वो पसंद करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, करवा तो लेंगे बांग्लादेश वाले, लेकिन सवाल यही उठ जाएगा कि वो खेलना पसंद करेंगे कि नहीं। खैर ये थॉट प्रोसेस अच्छा है कि भाई अगर आपको अपना क्रिकेट देखना है, अपना क्रिकेट संवारना है, अपने क्रिकेट को चेक करना है, तो फिर आपको अपनी डोमेस्टिक लीग खिलानी पड़ेगी। मगर फिर डोमेस्टिक लीग मतलब जिसमें फॉरेन प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। वैसे मुझे फॉरेन से याद आया, मैं भी बाद में लौट कर आता हूँ, खैर उस पर भी। तो बांग्लादेश हो गया। पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है, एक टीम शायद लाहौर कलंदर ही है, हाँ, जो 6 के 6 मैच हार गई है, क्या चल रहा भाई, 6 मैच हार गई। उधर कुछ नए सेंसेशंस आ रहे हैं, कोई 4 विकेट निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन बाबर आजम भाई
उन्होंने तो कमाल ही करी, क्रिस गेल से जस्ट पीछे हैं वो सेंचुरी के मामले में, T20 में सेंचुरी भी निकाल रहे हैं, उनका बल्ला अच्छा चल रहा है ना। काफी कुछ डेविड मलान से लेकर के रीजा हेंड्रिक से लेकर रोसोस, कई खिलाड़ी जो हैं वो अपना डुसेन जो है, उनका नाम ही नहीं मुझे याद होता कभी, खैर ये जो कुछ खिलाड़ी हैं परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, आपको देखने को मिल रही हो फैन कोड पे, तो आप देखिए आराम से मुझे तो सुनने को नहीं मिल रही है, मुझे तो AI ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। खैर कहाँ चले, साउथ अफ्रीका चले। एक खबर है साउथ अफ्रीका से, वो भी ऑफ द ग्राउंड है, इन द ग्राउंड नहीं है। और ऑफ द ग्राउंड ये है कि भैया टेंडा बबूमा जो है, जो कप्तान है साउथ अफ्रीका के, मुझे पता नहीं वो कितने दिन के लिए कप्तान रहने वाले हैं, क्योंकि उनका बल्ला नहीं चल रहा है, बिल्कुल लिटरली उनकी कप्तानी पे सवाल है बैटिंग को लेकर। तो खैर वो किसी कैंसर हॉस्पिटल, ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल में गए हुए थे। तो बस इतनी एक ऑफ द फील्ड खबर है साउथ अफ्रीका से। उसके अलावा सन्नाटा पसरा हुआ साउथ अफ्रीका में, वेस्ट इंडीज में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। ऑफ द फील्ड या यूं कहें क्रिकेट से हटकर खबरें जरूर वेस्ट इंडीज से आ रही हैं, पॉलिटिकल और वगैरह वगैरह, लेकिन क्रिकेट से कोई खबर नहीं है वहां पर भी। इंग्लैंड, भाई इंग्लैंड तो इंडिया में बैठी हुई है तो अब बात इंडिया इंग्लैंड की ही रह जाती, क्योंकि आयरलैंड अफगानिस्तान की कर लेते फिर इंडिया की करते हैं, क्योंकि इंडिया में बात करनी थोड़ी सीरियसली है। सो आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच हो रहा था। मार्क ओडेयर करके एक खिलाड़ी हैं, उन्होंने पहली बार 5 विकेट निकाले टेस्ट में और तीसरे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 5 विकेट लिया आयरलैंड की तरफ से। अफगानिस्तान अगर आयरलैंड के खिलाफ भी नहीं खेल पाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। और मुझे याद है 2019 में एक टेस्ट मैच हुआ था आयरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान के बीच, रिजल्ट मुझे नहीं याद आ रहा है, आई थिंक सो विदाउट रिजल्ट ये था कि अफगानिस्तान वो टेस्ट मैच शायद जीता था। सो खैर तो ये कहानी, लेकिन अभी इस वाले टेस्ट मैच में तो कहानी अच्छी नहीं है उनकी, ऑल्दो पहले दिन के खेल के बाद पहले इनिंग के उनकी बहुत जल्दी सिमट गई, 200 भी मेरे ख्याल से नहीं बने, उनके खाते में नहीं आया, तो ये एक प्रॉब्लम है अफगानिस्तान के लिए। अब आ जाते हैं, पहले इंग्लैंड की बात करें कि पहले इंडिया की बात करें? पहले इंग्लैंड की बात करते हैं। तो दरअसल बात ऐसी है कि भैया जो किला था, बेसबॉल का जो किला था, या बेसबॉल का जो भव्य थिएटर था, या हम उसको कह सकते हैं जो मेला था बेसबॉल का, उसमें तूफान आया एक इंडिया नाम का और सब तहस महस करके चला गया। उखड़ा नहीं है, टूटा नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, डिसमेंटल हो गया, बस और कुछ नहीं हुआ है। अब आप इसे कह सकते हैं हुआ है और इसे कह सकते हैं नहीं भी हुआ है, क्योंकि नासिर हुसैन ने कहा है कि भैया इंडिया जो कितनी ग्रेटेस्ट टीम है उससे हारने में हमको कोई शर्म नहीं है। वाकई में नहीं होनी चाहिए भाई, नहीं होनी चाहिए। आप बांग्लादेश से हार जाओ तो एक बार कुछ समझ में भी आता है कि आप बेसबॉल खेल रहे हो, बांग्लादेश से हार गए, लेकिन इंडिया है फिर उसने भी आपके बेसबॉल को थोड़ा सा अडॉप्ट किया है। एटलीस्ट जो है यशस्वी जायसवाल को ही आप ले लीजिए, है ना। तो सवाल ये, प्रॉब्लम कहाँ? प्रॉब्लम इंग्लैंड में, जो मैं कहता आ रहा हूं, जो इंडिया भी फेस करेगा आगे चल करके। इस क्वालिटी स्पिनर, मुझे नाम गिनाइए, मुझे कोई नाम सुझाइए कि कौन सा स्पिनर आपको अश्विन और जडेजा की जगह नजर आ रहा है जो कि ले सकता है। मुझे नहीं नजर आ रहा। और ये ग्रैंड स्वान थे, मॉन्टी पनेसर थे, और उसके बाद आप मुझे नाम याद दिला दीजिए। जैक लीच ठीक है, बट प्रॉब्लम जैक लीच के साथ ये कि वो इंजर्ड बड़ा हो रहे हैं सो ये प्रॉब्लम है उनके साथ। अभी भी वो शायद अब ऑपरेशन कराना पड़ेगा, अगर कुछ ज्यादा सीरियस होंगे तो उनका फिर से 3-4 महीना खराब होगा। यही कहानी ऑली रॉबिन्सन के साथ है। ठीक है, आप फास्ट का खेप तो आती है और वो एक 3-4 में आती है, लेकिन स्पिनर इतनी जल्दी प्रोड्यूस नहीं होते हैं। सो ऑली रॉबिन्सन के साथ प्रॉब्लम क्या है? ऑली रॉबिन्सन के साथ पहले तो उनका बैकिज्म का प्रॉब्लम है, उनकी इंजरी का प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा जो उनका प्रॉब्लम है वो है उनकी जो बॉलिंग है, वो 130 नहीं क्रॉस करती है। उनका जिसकी स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड 129 है, लोएस्ट तो छोड़ दीजिए 111 के आसपास उनकी बैठती है, लेकिन मैक्सिमम स्पीड 129 है। ये इंग्लैंड में फिट हो सकता है क्योंकि वहां थोड़ा सा डेक ना स्किट होके बॉल आता है, रुक कर नहीं आता है। तो वो रुक कर आएगा तो और स्लो हो जाएगा, लेकिन वहां बॉल स्किड करता है, थोड़ा सा पेसी विकेट होता है इंग्लैंड का। तो वहां अगर ये 129 भी डालेंगे वो तो 135 के आसपास लगेगा और वो एक्यूरेट लाइन पर डालेंगे। यहां पर बॉल
आप एक्यूरेट डालने की कोशिश करो तो पिच से ही वो इधर उधर निकल जाती है अगर क्रैक्स होंगे तो इंग्लैंड में तो बहुत सफल है रॉबिन्सन, लेकिन इंग्लैंड के बाहर ऑली रॉबिन्सन का क्या होगा ये देखना पड़ेगा। तो फिर बात आपको आ जाती है गैस एकिंसन पर बाकी कुछ नए खिलाड़ियों पर, है ना, क्योंकि आपका स्टुअर्ट ब्रॉड और एंडरसन का एरा तो खत्म हो गया भाई। या तो आप दूसरा स्टुअर्ट ब्रॉड प्रोड्यूस करके दिखाइए, और जाहिर सी बात इंग्लैंड स्टुअर्ट ब्रॉड को प्रोड्यूस भी कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका जो काउंटी है वो बहुत 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 बड़ा काउंटी है, कोई छोटा मोटा काउंटी नहीं है। सो ये है। लेकिन सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि ऑली रॉबिन्सन के खाते में फर्स्ट क्लास सेंचुरी भी है, उन्होंने बैटिंग भी दिखा दी अपनी 50 मारकर, ठीक है। और इसके अलावा प्रॉब्लम उनका एक और है, वो प्रॉब्लम है नो बॉल्स का। उनके जितने विकेट हैं उससे ज्यादा उनका नो बॉल है, 77 नो बॉल्स एंड 76 विकेट्स, ये टेस्ट क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड है। और ये बड़ा अलार्मिंग है कि भैया आपके विकेट से ज्यादा तो आपके नो बॉल हो गए हैं। खैर 20 कुछ टेस्ट मैच में अगर आप 77 नो बॉल्स डालते हैं तो जडेजा के साथ भी यही हाल है, लेकिन जडेजा कवर कर ले जाते हैं, उनके पास खाते में विकेट्स हैं। जडेजा की कुछ बॉल बहुत तेज निकलती हैं और वो ओवर्स 90 सेकंड के अंदर तो वो अपना पूरा ओवर खत्म करके, जितने में हमारी रील खत्म होती है उतने में हमारा उनको ओवर खत्म हो जाता है। तो वो कहानी है। सो ये इंग्लैंड की कहानी। बाकी देखिए बेन स्टोक्स की कप्तानी में कोई कुरेश नहीं है, क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, स्पिनर नहीं है, फास्टर नहीं है। आप एंडरसन को इस छोटे छोटे स्पेल में 6-6 4-4 ओवर, मगर आप उनसे कहें कि भैया आप उनसे 15 ओवर एक ही गो में करा दे तो भैया ये मुश्किल है एंडरसन के साथ। कर तो वो लेंगे, उसके बाद आपको उनको एक टेस्ट मैच बिठाना पड़ जाएगा। उम्र का तकाजा है, मगर वो ही इज अ वेरी फिट गाय और बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, ही इज अ लेजेंड। सो वो चीज है। तो बेन स्टोक्स की कप्तानी में प्रॉब्लम, तो सब बेन स्टोक्स को खुद भी तो बॉलिंग करानी पड़ेगी किसी स्टेज पर, उसके लिए उनको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तब जाकर वो बॉलिंग करा पाएंगे। क्योंकि देखिए बेन स्टोक्स एक ऐसा नाम है जिसने रेवोल्यूशन लाके, मेरे फेवरेट हैं वो हैं। मैं अगर कभी इंग्लैंड का किसी और टीम के साथ मैच, वैसे तो मैच पूरे में सुनता हूं, लेकिन मैं मैच तब तक नहीं बंद करता हूं जब तक बेन स्टोक्स क्रीज पर है। वो बेन स्टोक्स के बाद ठीक है खत्म, उसका कुछ नहीं बचा। तो वो वाली कहानी है। तो बेन स्टोक्स इज माय फेवरेट। और वो जो शॉट उन्होंने मारा था ना 2019 के एशेज में था, हाँ 19 के ही एशेज में था, जब उन्होंने हेडली में जो अपना युवराज सिंह स्टाइल 6 मारा था, हा वो शॉट कमाल का था और वो मैंने देखा था। खैर इंडिया में आ जाए, चलिए इंडिया में भी बात कर लेते हैं। इंग्लैंड की भी बात हो गई, इससे ज्यादा इंग्लैंड में कुछ बात है नहीं। जो रूट एक प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, टॉप 5 में आ चुके हैं, बैटिंग में भी रैंकिंग में आ चुके हैं, तो कमाल है। जो रूट तो कमाल है। 31 उनकी सेंचुरीज हो चुकी हैं, उनसे जस्ट नीचे विराट कोहली है 29, उनसे जस्ट ऊपर स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन है। ये टेस्ट की बात हो रही है, फैब 4 की बात हो रही है। फैब 4 में स्टीव स्मिथ है, केन विलियमसन है, जो रूट है और विराट कोहली है, इसके आसपास कोई नहीं है। तो इन चारों को मैंने आपको बता दिया, 32, 32, 31, 29 ये कहानी है। तो और कुछ बचता है। ऑली पॉप के नंबर मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ, क्योंकि ऑली पॉप पहला उनका पेयर भी हो गया इस टेस्ट मैच में, दूसरा उनके साथ ये हो गया कि उनका 6 बार जो है वो, जो अब तक बेसबॉल के एरा में 6 बार वो सेंचुरी की पार्टनरशिप कर चुके हैं। मेरे ख्याल से जो रूट के साथ उनकी जोड़ी बड़ी जमती है। उनके अगर आप एवरेज को देखेंगे तो एशिया में नहीं, मेरे ख्याल से उनका 32 से 35 के आसपास बैठता है ये एवरेज। शायद जब वो शुरू के 20 गेंदें खेलने के बाद की बात है उनका ओवरऑल शायद 32 बैठता है, एशिया में शायद 35 ऐसे ही कुछ है, और उससे पहले 29 है। तो कुल मिला के 29 से 35 के बीच में उनका एवरेज रहता है। लेकिन एक कमाल का फैक्ट और मैं बताता हूँ। ऑली रॉबिन्सन को आप देख लीजिए और अश्विन को देख लीजिए। अश्विन जितने भी ओवर करा लें, उनको पहला आपने नई बॉल के साथ बॉलिंग कराई, अब वो चाहे आप उनको नई बॉल के साथ बॉलिंग करा लें, थोड़ी सी पुरानी बॉल के साथ बॉलिंग करा लें, मतलब वो 20 से 30 के बीच में या 30 के ऊपर, उनका एवरेज कभी भी 17 से ऊपर नहीं जाता है। यस, 16 पॉइंट समथिंग, 17 पॉइंट समथिंग और 16 पॉइंट समथिंग, पहले 20 ओवर, फिर 20 से 40, फिर 40 से ऊपर। अगर आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे 16, 17, 16, यानी आप अश्विन को कहीं भी कभी भी बॉलिंग करा लीजिए,
आपको 17 रन से ज्यादा, 17 के एवरेज से ऊपर आपको उनका स्टैट नहीं मिलेगा। ऑली रॉबिन्सन के साथ ये है कि ऑली रॉबिन्सन, ये पहली बात तो स्टैट ही कंपैरिजन ही गलत है अश्विन और रॉबिन्सन, क्योंकि स्पिन फास्ट है, लेकिन मैं आपको एक स्टैट बता रहा हूं। ऑली रॉबिन्सन अगर शुरुआत के 10-12 ओवर फेंकते हैं तो उनका जो एवरेज बैठता है वो 29 बैठता है। उसके बाद वो बढ़ के अगले स्पेल में, यानी कि यूं मान के चलिए 20 से 30 के बीच में या 15 से 30 के बीच में वो बैठता है 48 के आसपास, और उसके बाद जाके फिर गिर जाता है। जहां वो 20-25 ओवर फेंक लेते हैं तो वो 44 पे आ जाता है, लेकिन वो आइडेंटिकली 44 और 48 के बीच में रहता है। यानी कि ऑली रॉबिन्सन शुरू में अगर विकेट ले गए तो ले गए, एवरेज अच्छा है, नहीं तो फिर आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। और ये देखने को मिला, उनसे ओवर ही नहीं कराया गया सेकंड इनिंग में। क्या सोच के नहीं कराया मुझको समझ नहीं आया, क्योंकि यही सेम कहानी इंडिया ने अर्शदीप के साथ करी। आकाशदीप या अर्शदीप, वो दोनों एक ही नाम जैसे लगते हैं। उनसे उन्होंने डेब्यू में 3 विकेट निकाले और उसके बाद आपने सेकंड इनिंग में उनको बॉलिंग ही नहीं दी। लेकिन 2 चीजें होती है, एक तो आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि भैया ये पिट जाएगा, क्योंकि आपने सिराज पर कॉन्फिडेंस दिखाया लेकिन आकाशदीप पर नहीं दिखाया जिसने 3 विकेट निकाले। और दूसरी ये होती है कि हमें जरूरत नहीं है इस सिचुएशन में, इस बॉलर की हमें जरूरत नहीं है। इसके लिए फिर मैनेजमेंट को, कोच को, कप्तान को कंधे पर हाथ देना पड़ेगा नए खिलाड़ी के, भैया सुनो, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस है तुम पे, तुम अच्छा करोगे, लेकिन ये सिचुएशन तुम्हारे लिए नहीं है। तो अगर ये है तो फिर ठीक है, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर भाई पंगे हैं। क्योंकि जो राजत पाटीदार हैं उनका करियर खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, जैसे मुकेश कुमार का। ये मुझे बोलना नहीं चाहिए और बोलते हुए अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन ये सीन आपको देखने को मिलेंगे। मुकेश कुमार नहीं आने वाले इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत जल्दी, और ना ही आपको पाटीदार नजर आने वाले हैं, क्योंकि पाटीदार ने सेकंड इनिंग में जो किया, उनको 2 फुल टॉस मिली टॉम हार्टली की। ठीक है भैया, आप कैच आउट हो जाते, मगर उन 2 फुल टॉस को आप वैक कर देते, मान लीजिए 2 चौवे पड़ जाते। लेकिन वो इतना कॉन्शियस होके खेल रहे थे, फुट मूवमेंट नहीं था उनका, वो बिल्कुल एक ही जगह पे खड़े होकर कि भाई मुझे बस सर्वाइव करना है ताकि मुझे अगला टेस्ट मैच खेलने को मिल जाए। तो वो सर्वाइवल के मोड में उनसे वो फुल टॉस भी नहीं मारी गई। तो ये प्रॉब्लम है पाटीदार के साथ। और मुकेश कुमार के साथ भी प्रॉब्लम ये है कि भाई जो ऑली रॉबिन्सन के साथ है, एक तो स्पीड नहीं है। चलिए ऑली रॉबिन्सन तो फिर भी एक्यूरेट बॉलिंग नहीं, ऑली रॉबिन्सन एक्यूरेट बॉलिंग करा लेते हैं क्योंकि इंग्लैंड में, इंडिया में छोड़िए, आप इंडिया में रहकर नहीं करा पा रहे हो, जो कि आपकी खुद की पिचेस हैं और स्पीड में नहीं है, तो फिर आपको मौका नहीं मिलने वाला। क्योंकि 2 चीजें हैं, एक तो कंपटीशन बड़ा जो है तगड़ा है, इतना ज्यादा तगड़ा है कि एक मैच, एक इनिंग आपका पूरा करियर तहस महस कर सकती है। बहुत पीछे लाइन में खड़े हुए हैं आपका रिप्लेसमेंट लेने के लिए। सवाल एक उठता है के एल राहुल के साथ, अभी तो वो इंग्लैंड चले गए कंसर्ट के लिए, तो वो तो अवेलेबल नहीं होंगे चौथे टेस्ट, 5वां टेस्ट मैच के लिए, चौथे के नहीं। इसके अलावा ध्रुव जुरैल, भाई साहब 2 बातें हैं ध्रुव जुरैल। एक तो उन्होंने 90 बनाई, सेंचुरी नहीं बनी, जो रूट ने उसकी पीठ थपथपाई। दूसरी इनिंग में भी मैच निकाला शुभमन गिल के साथ, क्योंकि हम बड़े ही ट्रिकी सिचुएशन में खड़े हुए थे वहां पर, जब लंच के बाद हमारे 2 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए। जडेजा तो वो खुद स्टंट हो गए कि मैंने शॉट क्या मारा, और वो आउट हो गए। और जो बॉल बहुत बढ़िया थी, शायद बड़ी कॉशियस होकर सरफराज खेलने लगे थे, उनके नेचुरल गेम के अकॉर्डिंग नहीं था, तो वो आउट हुए। उसके लिए दाद देनी पड़ेगी बॉलर की। रियान अहमद की आपको, रायन अहमद नहीं, शोएब बशीर की आपको दाद देनी पड़ेगी कि भाई आप युवा हैं और आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पता है उनके पीछे क्या है? उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके पीछे ये है कि भाई साहब वो ओवर लंबे फेंकते हैं, 40-40 ओवर, 44 ओवर, 50 ओवर। वो ऐसे ओवर फेंकते हैं एक ही लय में, एक ही स्टिंट में फेंकते चले जाते हैं। वो एक्सपीरियंस होता है, तो वो एक्सपीरियंस था। बट नर्वसनेस होती है, आप पहला इंटरनेशनल खेल रहे हैं, अपने दूसरी कंट्री में खेल रहे हैं, जहां आपसे ऊपर पहला प्रेशर तो ये है कि एक तो ये स्पिन पिचें हैं, और इन्हीं स्पिन पिचों पे मुझको भी स्पिन करानी है, और वैसी ही करानी है। कम से कम अगर 100% नहीं तो 50% तो जडेजा अश्विन के आसपास रहना है, क्योंकि नहीं तो प्रेशर आप पर ही आएगा। क्योंकि उधर वो जो बॉलिंग करा रहे हैं वो लेजेंड है और आप पिट रहे हैं। तो लेकिन शोएब बशीर ने काम बढ़िया किया, उनकी दाद देनी पड़ेगी, उनका करियर लंबा है।
और इंडियन खिलाड़ियों को जिस तरीके से उन्होंने फंसाया है, और कुलदीप यादव, वो माय गॉड, ये होता है कमाल। और कुलदीप यादव को तो माइकल वॉन ने शेन वॉन तक की तरजीह दे दी। मैंने ये एक्स्ट्रा तो नहीं हो गया कहीं, लेकिन हो गया। खैर ये चीजें हैं। अभी इंडिया पे आता हूँ, सब्र रखिए। जो मेन मुद्दे हैं उस पर भी आता हूँ। मैं अभी दाएं बाएं घूम रहा हूँ। एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है हमारे DRS सिस्टम से। ये हमें नहीं है प्रॉब्लम, ये इंग्लैंड को ज्यादा प्रॉब्लम है। आप अगर टॉक स्पोर्ट 2 की कमेंट्री सुने तो भैया, जब जो रूट को आउट नहीं दिया गया तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है, सब चंगासी है सब। और जब इंडियन खिलाड़ियों को आउट नहीं दिया जा रहा है, अरे ये कैसे, क्यों, DRS गलत है, टेक्नोलॉजी गलत है, हमें भाई बराबर रखो। अगर जो रूट को नहीं आउट दे तो आप क्रिटिसाइज करिए कि आउट था, नहीं दिया गया। लेकिन जब इंडियन को नहीं दिया जा रहा है और वो आउट हो रहे हैं तो फिर आप बौखला रहे हैं। वह कई सारे इंसिडेंट हैं। मगर खैर, लेकिन सारा, अब इसमें 2 बातें हैं। एक आउट था, मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा LBW था, जो कि शायद बॉल पैड पे लगी थी, बल्ले पे लगी भी नहीं थी, लेकिन जो विल्सन ने उसको कहते बल्ले पे लगी है, उस पर वो मुस्कुरा भी रहे थे बाद में। और अच्छा, उसके बाद रवि शास्त्री ने कह दिया इनको तो परमानेंट थर्ड अंपायर बना देना चाहिए, बहुत बढ़िया। उधर इंग्लैंड के कमेंटेटर टॉक स्पोर्ट में क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो विल्सन को, और उधर रवि शास्त्री जो है एक्स्ट्रा नेशनलिज्म के नाम पर कह रहे हैं कि भाई इनको रखना चाहिए। रवि शास्त्री सर, ऐसा मत करिए प्लीज, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, कुछ ज्यादा ओवर हो रहा है। खैर इट्स ओके, फाइन, ये उनका टेक ऑफ पॉइंट है। अगर रवि शास्त्री को ऐसा लगा है तो आई रिस्पेक्ट। हो सकता है मेरी नॉलेज में वो ऐसा नहीं हो, उनकी नॉलेज मुझसे ज्यादा बेटर है। खैर, ये मुद्दा है कि भाई टेक्नोलॉजी, देखिए अब AI का जमाना है और हमको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी एडवांस करनी पड़ेगी। अगर यही कहानी मैं अगर आपको न्यूजीलैंड में बताऊं, न्यूजीलैंड में जो है, अगर ये पिच का भी असर होता है। अब न्यूजीलैंड की पिच में वही जो है स्टंप के ऊपर से निकल गई, अंपायर्स कॉल भी नहीं हुआ, और इधर वो वही जगह पर बॉल टिप्पा पैड के, मतलब जो पैड का पूरा नी रोल होता है वहां पर बॉल टिप्पा मतलब खा रही है, और वो अंपायर्स कॉल बता रहा है। तो ये पिच का भी अंतर है, थोड़ा टेक्नोलॉजी का भी अंतर है, लेकिन हमें अपनी टेक्नोलॉजी वाकई सुधारनी पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉपर इंडिया पर। प्रॉपर इंडिया की बात करते हैं। हमें जसप्रीत बुमराह की जरूरत है या नहीं, ये सवाल शायद हमने एड्रेस नहीं किया, और मैं ये कहना चाहता हूं हमें जसप्रीत बुमराह की जरूरत है भी और नहीं भी। मैं इसे इस तरह लेके चलूंगा, क्योंकि अगर हमें जसप्रीत बुमराह की डेस्परेट नीड होती तो हम ये टेस्ट मैच बॉलिंग के दम पर नहीं जीतते, जो कि हम बॉलिंग के दम पर जीते हैं। बैटिंग के दम पर तो जीते हैं, लेकिन बॉलिंग के दम पर ज्यादा जीते हैं। क्योंकि मान लीजिए, जो इसे भी आप 50-50 लीजिए, अगर ध्रुव जुरैल 90 नहीं मारते तो लीड बड़ी हो जाती, लीड बड़ी हो जाती तो अगर बॉलर्स विकेट नहीं लेते तो लीड और बड़ी हो जाती। लेकिन अगर विकेट लिए हैं और उसके बाद बैटिंग नहीं होती सेकंड में, तो हम फिर हार जाते, क्योंकि हम 5 विकेट तो 120 पे गिर ही चुके थे। हमारे जो कहानी इंग्लैंड के साथ हुई थी। जॉनी बेट्सो जो हैं उनका भी आप देख लीजिए, 37-38, हाईएस्ट इंडिया में 38 है, 50 नहीं उनके खाते में। स्ट्रगल वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनको इंग्लैंड बैक कर रही है। हम पाटीदार को बैक करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमारा सवाल है। लेकिन बेट्सो के खाते में फील्डिंग है, बेट्सो के पास T20 है, बेट्सो के पास वनडे है, तो ये सवाल है। इसके बाद जसप्रीत बुमराह का ना होने से अर्शदीप ने, अर्शदीप क्या आकाशदीप, आप जो भी मान लें, उन्होंने वो जगह फिल करी, उस जगह को फिल कर दिया। बाकी सारा लोड स्पिनर्स ने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि स्पिनर्स ही के ऊपर पिच थी। सो हमें बुमराह की जरूरत नहीं पड़ी। फिर अब हमें ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, KL राहुल और KS भरत, ये 4 विकेट कीपर हैं। 5वां ईशान किशन, अभी इन पर भी आता हूं। 5 कीपर्स हैं हमारे पास, हम 2 खिलाते हैं। उन 2 में से भी एक को प्रॉपर कीपर और एक को कीपर बैट्समैन खिलाते हैं। KS भरत नो डाउट अब उनको भी थोड़ा सा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऋषभ पंत अगर आ जाएंगे तो फिर ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल, और अगर ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल होते हैं तो फिर KL राहुल पर तलवार लटकेगी। और अगर ऋषभ पंत आते हैं, जो कि वो दिल्ली कैपिटल से भी खेलेंगे, लेकिन अगर वो आते हैं और उनका बल्ला नहीं चलता है, तो फिर ध्रुव जुरैल और
केएल राहुल, फिर केएल राहुल रहेंगे और ध्रुव जुरैल कीपिंग करेंगे। ईशान किशन कहीं फंस के रह गए अब, या तो हमें फिर अब ऐसा करना पड़ेगा, अब इस पर चर्चा करता हूं मैं, कि ईशान किशन को आप टेस्ट मैच ना खिलाइए, ईशान किशन को केवल वनडे T20 में रखिए दूसरे कीपर के तौर पर या पहले कीपर के तौर पर, और टेस्ट में अपना दूसरा कीपर। भाई ध्रुव जुरैल ने जो किया है वो महेंद्र सिंह धोनी के गढ़ में किया है। सुनील गावस्कर ने ध्रुव जुरैल को महेंद्र सिंह धोनी की पदवी दी है। ये अभी थोड़ा बहुत अर्ली हो गया, क्योंकि अगर आप उनकी स्टंपिंग देखें तो वो छूट गई ध्रुव जुरैल उसकी जॉनी की। खैर वो ज्यादा डैमेज नहीं हुआ उसका, लेकिन वो छूटी, थोड़ा सा नर्वस, लेकिन बैटिंग के मामले में उनने तो कमाल किया है। This is Cricket Weekly with अनोखा अंकित। केवल नोबा फ्लिक्स पर मुफ्त में ऑडियो विवरण के साथ फोन भूत मूवी का आनंद लें। प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। कभी जूते पहने और सफेद टॉवल लपेटा एक आदमी कमरे से निकलते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ता है, फिर बाहरी टॉवल उतारकर सीधा वॉशरूम में घुस जाता है। वॉशरूम के अंदर जाते ही हमें उसके जूते फ्लोर पर दिखते हैं और वो नग्न अवस्था में बाथ टब में खड़ा होता है। जैसे ही कैमरा उसकी ओर बढ़ता है वैसे ही वो पर्दा खींचता है, फिर शॉवर लेने के लिए टैप ऑन करने लगता है। तभी शॉवर में पानी की जगह खून निकलता है। ये देखकर वो व्यक्ति जिसका नाम मेजर है हैरान हो जाता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ आंखें बंद करके नहाने लगता है। इसका और सैकड़ों ऐसे टाइटलों का ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ आनंद लेने के लिए इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से नोबा फ्लिक्स। हाय, मैं हूँ आदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। This is Cricket Weekly with अनोखा अंकित। आप समझिए मैं इस मुद्दे को इतना प्रेस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम दो कीपर खिला रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड ही ये काम कर रहा है बेन फोक्स और जॉनी के साथ, ऑस्ट्रेलिया नहीं कर रहा, एलेक्स कैरी का बल्ला नहीं चल रहा, बल्कि उसको बैक किए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के पास कीपर की एक पूरी बहुत लंबी उनके पास भी फेहरिस्त है, बट वो भी ये नहीं कर रहे हैं। शायद कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आ रहा है, और कोई नहीं। इंडिया ये करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अगर हम केवल ध्रुव जुरैल को एज ए बैटर लेके चल रहे हैं तो फिर हमें केएल राहुल की क्या जरूरत है, हमें फिर ऋषभ पंत की क्या जरूरत है, फिर तो हम केएस भारत के साथ जा सकते हैं। तो हमें अगर ध्रुव जुरैल को लेके जाना है प्रॉपरली एज ए कीपर, तो फिर उनसे कीपर पे फोकस लगाना पड़ेगा, और या फिर हमें दूसरा ऐसा प्रॉपर कीपर ढूंढना पड़ेगा ताकि ध्रुव जुरैल जो है वो अपनी बैटिंग को देख सके और कीपर फिर हमें कोई परफेक्शन वाला मिल सके। मैं ये सिर्फ इतना सा पॉइंट स्ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी अश्विन ने रिकॉर्ड बना दिया है, वो शायद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट और 1000 रन कर लिए हैं 22 कुछ इनिंग के अंदर। इसके अलावा उन्होंने इंडिया में 350 विकेट ले लिए हैं, अनिल कुंबले की बराबरी कर ली है, 35 फाइफर ले लिए हैं, अनिल कुंबले की बराबरी कर ली है। लेकिन उन्होंने कुलदीप से कह दिया, भाई मैंने तेरे 5 विकेट मार लिए। खैर कोई बात नहीं, वो इतना मायने नहीं रखता, मायने उस वक्त ही रखता था कि आप विकेट ले लें, विकेट लिए। सो इसे टीम स्पिरिट्स कहते हैं कि ठीक है, मैंने 5 नहीं लिए, आपने 5 ले लिए, मैंने 5 नहीं लिए, आपने 4 ले लिए, इट्स ओके, फाइन, चलता है। सो ये कहानी है। लेकिन अब मुद्दा आता है ईशान किशन। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को हटा दिया गया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के टॉप पर हैं। मेरे कई सवाल हैं। पहला, क्या ईशान किशन का मेंटल फटीग नहीं है? ये बात है या नहीं है? अगर है तो जो आपने किया वो गलत है। दूसरा, इंसान किशन की खुद की गलती है। आप केवल फोन के कम्युनिकेशंस पर बात नहीं कर सकते हो, आपको सेलेक्टर के पास जाना पड़ेगा, बाय फुट वहां बैठना पड़ेगा, अपनी कंडीशन समझानी पड़ेगी। आपकी बात नहीं समझते हैं तो मेडिकल टर्म में उसको समझाना पड़ेगा, यानी कि कागज दिखाइए, साइकोलॉजिस्ट से बात करवाइए और खुद भी ईशान बात करें अगर मुद्दा इतना सीरियस है। श्रेयस अय्यर, क्रिकेट तो वो खेले ही रहे थे, उनकी बैक में प्रॉब्लम था, तो फिर आप कैसे उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिप कर सकते हैं? मुझे ये समझ नहीं आई कहानी। या तो जबरदस्ती बली का बकरा इन दोनों को बनाया गया, क्यों? मुझे आप एक आंकड़ा बताइए, विराट कोहली ने लास्ट रणजी मैच कब खेला था? अगर ये सिर्फ रणजी की वजह से हो रहा है तो मैं ये जानना चाहता हूं अश्विन, बुमराह, शामी, सिराज,
जडेजा, रोहित और विराट, इन्होंने अपने लास्ट रणजी कब खेले हैं। कुलदीप का मुझे पता, उन्होंने लास्ट सीजन खेला था, उन्हीं के उनको बेसिस पे लिया गया है। जडेजा ने भी एक लंबे वक्त के बाद खेला था, ठीक है। अश्विन का मुझे नहीं लिटरली याद है कि उन्होंने कब खेला है लास्ट रणजी। रोहित का मुझे लिटरली नहीं याद उन्होंने कब खेला है लास्ट, और विराट का भी सेम हाल है। तो अगर आप इस बेसिस पे अगर आप श्रेयस और ईशान को निकाल रहे हैं तो फिर आपको विराट और रोहित को भी बोलना पड़ेगा कि आपका भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ट्रिप होता है, क्योंकि आपने भी रणजी इतने लंबे वक्त से नहीं खेला है। दूसरा प्रॉब्लम, आप रणजी को तवज्जो दे रहे हैं तो भैया आईपीएल के बीच में कराइए ना, आईपीएल के बीच में कराइए। जैसे बीबीएल होता है, वहां पहले शुरू होता है आपका डोमेस्टिक क्रिकेट, बीच में आता है बीबीएल और फिर शुरू होता है आपका ये वापस डोमेस्टिक, और उसी बीच में आपका इंटरनेशनल क्रिकेट भी होता है। तो ये जो 7-8 दिन का जो गैप है बीच में, जो पहले भी था, रोहित शर्मा क्यों नहीं खेलने गए रणजी, मुझे बात बताइए। और मुंबई तो खेल ही रही है ना, सेमीफाइनल मैच 2 तारीख को है, कहिए रोहित शर्मा से खेलिए आप मुंबई के लिए अपना रणजी मैच, ठीक है। 7 तारीख को मैच है इंडिया का, खेलिए आप, ठीक है। या आप अपना शेड्यूल ठीक करिए, आप विराट को बोलिए खेलिए। खैर दिल्ली नहीं होगा, दिल्ली शायद नहीं पहुंचा है, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि भैया आपको भी खेलना पड़ेगा, नहीं तो आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी रिप हो जाएगा। और अगर आप ये नहीं कहते तो फिर मुझे बहुत साफ स्पष्टों में कहना पड़ेगा कि आपने जानबूझ के श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को बलि का बकरा बनाया है, क्योंकि आप मेंटल बीइंग नहीं देख रहे हैं, उसकी चोट नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ जबरदस्ती बाकी लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये तरीका है मैसेज देने का तो फिर ठीक है, फिर आपको ठीक है, फिर देखते हैं फिर आगे अगले सीजन में क्या ही होता है। और दूसरा, मैं हमेशा कहता आया हूँ भैया पहले आप रणजी की टीमें कम करिए अपनी, जो कन्फ्यूजन हो रखा है, सौराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, मुंबई भी है, इसको पहले कम करिए। या तो महाराष्ट्र होगी या मुंबई होगी। लेकिन मुझे कहानी समझ में अब आ रही है, 2 इसमें है, एक प्लेट लेवल है और एक एलीट लेवल है। तो प्लेट लेवल और एलीट लेवल आप समझिए ए और बी, तो ये है। तो इस लिहाज से मैं इसको ठीक कह दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन बड़े दुख लगा कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इस बेसिस पे, देखिए अगर वो खेल रहे होते और उसके बाद रणजी नहीं खेल रहे होते तो समझ में मुझे कोई बात आती कि हाँ ठीक है, चलिए। अब आ जाते हैं हनुमा विहारी पर। भाई इनके साथ तो और ही खेला हो गया है, इसमें पॉलिटिक्स मिस हो गई है। ऐसा हनुमा विहारी ने कहा है कि एक पॉलिटिशियन के बेटे के चक्कर में मेरी से कप्तानी छीनी गई। लेकिन इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स फिर ये आया कि भैया बाकी खिलाड़ियों ने हनुमा विहारी पर हमला बोल दिया कि भैया इनका जो मैनरिज्म है वो ठीक नहीं है ना। तब कौन सही बोल रहा है कौन गलत, ये तो इंक्वायरी पर पता लगेगा। हनुमा विहारी अपनी बात बोलेंगे, पॉलिटिशियन का बेटा अपनी बात बोलेगा, बाकी खिलाड़ी अपनी बात बोलेंगे। लेकिन एक बोर्ड किसी कप्तान को कप्तानी छीनने के लिए तब तक नहीं बोल सकता जब तक उसका परफॉर्मेंस खराब हो और उसकी कप्तानी की वजह से टीम का परफॉर्मेंस खराब हो। तो अगर ये दोनों ही कारण नहीं है तो फिर गलत है, और अगर ये दोनों कारण हैं तो फिर ठीक है भाई, कप्तानी छीन सकते हैं आप। लेकिन आप कप्तानी छीन किसके ले रहे हैं, सवाल ये उठता है। अगर ये कप्तानी छीन करके उसी पॉलिटिशियन के बेटे को कप्तानी दी जा रही है या उसको टीम में लाने की कोशिश की जा रही है तो फिर सवाल खड़े होते हैं। ये मुद्दा जाएगा, लंबा जाएगा। और मगर आंध्रा से खेलने से मना कर दिया हनुमा विहारी ने। तो देखिए हनुमा विहारी अब हो सकता है किसी और स्टेट से खेलें। जैसे कि आपको पता है अर्जुन तेंदुलकर मुंबई से इसलिए नहीं खेलते हैं क्योंकि मुंबई इतनी सजी धजी है कि अर्जुन के लिए जगह नहीं है, तो उन्होंने गोवा पकड़ ली है। आकाश चोपड़ा ने भी एक टाइम पर ऐसा ही किया था, उन्होंने अपनी टीम छोड़ी थी और दूसरी टीम की तरफ चले गए थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस पॉइंट के बीच में जो पॉइंट डाला है ना हनुमा विहारी ने, ये सोचने वाली बात है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक खबर और दे दूं जो कि क्रिकेट के इतिहास में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दूसरी बार हुई है। ये इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं डोमेस्टिक क्रिकेट देखना बहुत जरूरी है, चाहे वो इंडिया में हो रहा हो चाहे देश के किसी भी कोने में, या फिर मैं आपको ये कहूं कि दुनिया के किसी कोने में हो रहा। अगर आपको वो दिख रहा है, मिल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ मिलता है। पहले मैं वो बता देता हूँ। आपको इंग्लैंड काउंटी सुनना है तो आप देख सकते हैं BBC के आई प्लेयर पर भी मिलती है, स्काई पर भी मिलती है,
और आपको BBC स्पोर्ट्स पे उसकी कमेंट्री भी मिलती है। न्यूजीलैंड का आपको फैन कोड पे मिल जाएगा। इंडिया का आपको जियो पे मिल जाएगा। साउथ अफ्रीका का मुझे नहीं पता सीरियसली, और बाकी किसी कंट्री का मुझे लिटरली नहीं मालूम। वेस्ट इंडीज का मैंने देखा है फैन कोड पे मिल जाता है, मगर पूरा नहीं मिलता है जहां तक। तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का आपको उसके ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के ऐप पे मिल जाएगा। उनके इंडिया पे शायद वो मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इंडिया में ABC अवेलेबल नहीं है। मतलब उनका जो लिसन ऐप जो है, इवन इंडिया में तो 5 स्पोर्ट एक्स्ट्रा भी नहीं है। खैर, अब मैं आता हूँ फैक्ट पर। 78 साल पहले पहली बार सन 1946 में सरे काउंटी क्रिकेट के खिलाफ 2 खिलाड़ी थे। इंडिया टूर करने गया था, इंग्लैंड का वो टूर मैच था, मतलब पहला इंटरनेशनल जो टूर मैच होते हैं ना, वो था। और 10वें नंबर और 11वें नंबर के खिलाड़ी ने शतक मारा था, और वो 2 खिलाड़ी थे चंदू सरवटे और श्रुते बनर्जी। और अब ठीक 78 साल के बाद फिर से रिकॉर्ड बना है, 10वें और 11वें खिलाड़ी ने ये किया है। मैच था रणजी ट्रॉफी का क्वार्टर फाइनल का मैच, मुंबई वर्सेस बड़ौदा। बड़ौदा ने सोचा भैया मैच हमारी झोली में, क्योंकि मुंबई की दूसरी इनिंग में 9 विकेट 350 यानी 370 के आसपास गिर गए थे। उसके बाद कहानी ऐसी घूमी कि भैया तूफान हिला दिया। तनुष कोटियन और तुषार देशपांडे, इन दोनों ने किया क्या? दोनों ने शतक मार दिए। तनुष कोटियन ने 10वें नंबर पर 120 नाबाद बनाए, 129 गेंदें खेली, 10 चौके और 4 छक्के थे। और सेम कारनामा यानी कि सेम बॉलें खेली तुषार देशपांडे ने, लेकिन रन थे 123। वो आखिरी खिलाड़ी आउट हुए। 10 चौके और 8 छक्के थे। स्कोर 569 के आसपास पहुंचा। बड़ौदा को टारगेट मिला 606 रन का। अरे ये कमाल का रिकॉर्ड 48 साल के बाद बना, लेकिन पहली बार इंडिया में बना, क्योंकि इससे पहले इंग्लैंड में बना था। बाकी कंट्रीज का मुझे खोजना पड़ेगा कि 10वें 11वें नंबर पे क्या ही कहानी हुई है, लेकिन 10वें 11वें नंबर से आप उम्मीद कम करते हैं, कितनी ही करते हैं। तो ये फैक्ट इसीलिए कहता हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट देखिए, जाके आपको जियो पे मिल जाएगी, हाईलाइट भी मिल जाएगा, पूरा मैच भी मिल जाएगा, जाकर आप देखिए, एंजॉय करिए इसका। इसके अलावा WPL में क्या चल रहा है भाई, ये भी बात करनी जरूरी है। देखिए यूपी की हालत अच्छी नहीं लग रही है। मुंबई बैंगलोर बढ़िया खेल रही हैं, खासकर मुंबई, एंड कुछ अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही हैं। इंडियन से भी मिल रही है। आखिरी बॉल पे कोई छक्का मार रहा है, कोई 3-4 विकेट निकाल रहा है। विदेशी में जो फेमस है कैप, इस्माइल, इनकी बॉलिंग धारदार हो रही है। तो WPL एक फुल स्विंग में, फुल मूड पे, फुल चीयर पे हो रहा है। आप एंजॉय कर सकते हैं। मुझे एंजॉय नहीं हो पा रहा है क्योंकि कमेंट्री नहीं मिल रही। हाँ, मैं देख सकता हूँ, बट फिर देखने की कमेंट्री आपको पता है डिफरेंट होती है, इसलिए मैं खबरों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता हूँ, स्कोर कार्ड देख लेता हूँ। सो ये चीज़ें हैं। इसके बाद इसके अलावा क्रिकेट में कोई खोज खबर, भाई इसके अलावा कोई खोज खबर नहीं है। इतना ही मैंने देखा, आपको बताया। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ कि किन मुद्दों पर हमें अगले 1 साल में जो है तवज्जो देनी है। एक तो हमें DRS को सुधारना है, कोशिश ये करनी है टेक्नोलॉजी और एडवांस हो। दूसरा, हमें अपने स्पिनर्स रखने हैं आगे के लिए, क्योंकि देखिए 36-37 की उम्र के हो चुके हैं अश्विन। पहले अश्विनी जाएंगे, फिर जडेजा जाएंगे। इसके अलावा हमें कीपर को सेट करना है, और कौन से 2 कीपर रखने हैं वो सेट ऑन करना है। और ईशान किशन का मुद्दा मुझे देखना पड़ेगा, और हरमा विहारी की इनके डेवलपमेंट्स आगे चल के क्या, क्योंकि DY पाटिल में शायद ईशान किशन या श्रेयस अय्यर में से कोई एक खेल रहा है। ये श्रेयस शायद मुंबई से खेलेंगे सेमीफाइनल जहां तक है, और ईशान DY पाटिल, और आपको हार्दिक पांड्या तो नजर ही आ रहे थे DY पाटिल में। वो रिकवरी कर रहे हैं, शायद विकेट भी शायद उन्होंने 2 निकाले हैं शायद उस मैच में। एंड इसके अलावा अपनी रेडियो की बात कर लेते हैं भाई। कन्वेंशन होने वाला है, यस, ठीक कोने पे है। अगर तो है तो भैया टिकटें करा लिया आपने, पहुंचिए वहां पर। मैं भी पहुंच रहा हूँ, पूरी टीम पहुंच रही है। बहुत कुछ है वहां, प्ले होगा, कल्चर होगी, उड़ान आइडल का ग्रैंड फिनाले होगा। एक्सेल सिनेमा और नोवा फ्लेक्स की दीप्ति प्रसाद जो है वो भी वहां होंगी। हम लोग कुछ बात करेंगे, और आप नोवा फ्लिक्स भी डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके पिक्चरें देखिए, पिक्चरें ऑडियो डिस्क्रिप्शन में देखिए। अब आप इसे पेड प्रमोशन, नॉट पेड दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा अभी हमारी पूरी टीम तो नहीं, कुछ मेंबर्स राष्ट्रपति भवन गए थे, क्योंकि पर्पल फेस्ट था जो कि PWE डिपार्टमेंट और के द्वारा कराया गया था। एंड
वहाँ पर मीनल थे, दानिश थे, ज्योति थे, दिव्या थी, तो वहाँ उन्होंने एंजॉय किया। मैं नहीं गया था, लास्ट मोमेंट में मैंने उसको स्किप किया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस, वरना मैं भी जाता। खैर इट्स ओके फाइन। सो ये कुछ है डेवलपमेंट। अब हम नेक्स्ट वीक आएंगे तो आपसे बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के टेस्ट की, तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के 5वें टेस्ट मैच के बारे में कुछ दुनिया भर की खबरें होंगी, WPL की खबरें होंगी, बाकी क्रिकेट से खबरें होंगी। ये सारी चीज़ों के साथ हम अब आपको नेक्स्ट हफ्ते मिलेंगे। हाँ मुझे पता है आप थोड़ा सा कह रहे होंगे जल्दी खत्म कर दिया तो नहीं यार, है ना, कोई बात नहीं, जितनी खबरें हैं उतनी ही हैं। वैसे खबरें बहुत 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 सारी हैं। जैसे मैं आपको एक बता दूं कि नामीबिया के खिलाड़ी ने 34 गेंद में, शायद 34 से 33 गेंद में शतक मार के सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बना लिया। आय हाय हाय हाय, सोचिए, सोच के देखिए आप, 34 गेंद में शतक मार रहे हैं, वो भी नामीबिया के खिलाड़ी नेपाल के खिलाफ, और नेपाल के ही खिलाड़ी ने शायद रिकॉर्ड तोड़ा था, और वो खिलाड़ी वहां उस समय खेल भी रहा था। वहीं जो लंबू छाने जो नेपाल के हैं खिलाड़ी, जिन पर केस दर्ज हुआ है सेक्सुअल असॉल्ट का, वो अपील कर रहे हैं, है ना। और इसके अलावा नेपाल की टीम जो है शायद इंडिया आएगी, इंडिया नहीं खेलेगी, किसी 2 स्टेट्स के साथ वो अभ्यास मैच करेगी। सो ये अच्छा है यार, मतलब ऐसे और भी टीमें आनी चाहिए ना, सरे आनी चाहिए, ससेक्स आनी चाहिए, लंकाशायर, लॉस्टेशायर, एडिलेड स्ट्राइकर, है ना, वो ओटेगा, है ना, आए मैचेस देखने को हमको टीवी पे भी मिले, फिर कमेंट्री भी सुनने को मिले, बढ़िया लगता है। लेकिन जाते जाते आपको एक बात बता दूं, बायर्न म्यूनिख के विकेट कीपर मैनुअल नॉयर का कंपैरिजन विराट कोहली से हुआ है। आए देखिए, विराट कोहली ग्लोबल बंदे हैं भाई, ग्लोबल, और इनके लिए उनका कंपैरिजन मैनुअल नॉयर के साथ किया गया है। और नॉयर मुझे थोड़ा इसलिए नहीं पसंद आते, लेकिन खिलाड़ी वो अच्छे हैं, कीपर बहुत, लेकिन इसलिए कि मेरा दिल तोड़ा उन्होंने भाई, है सो वो है। सो ये मैनुअल नॉयर के साथ ही की है कि, हाँ मैनुअल नॉयर के साथ ही की है, हाँ वो कैशलेस है, नहीं हाँ मैनुअल नॉयर ही तो है जिनका मैच हो रहा था। चलिए खैर, मैनुअल नॉयर है बायर्न म्यूनिख की, इतना मुझे कंफर्म है। विराट, मगर मैं किसी और कीपर के साथ उनको कंफ्यूज हो रहा हूँ, रियल मैड्रिड का कीपर के साथ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट वो ये कंफर्म है कि बायर्न के जो है मैनुअल नॉयर, उनके साथ विराट कोहली का कंपैरिजन किया है, बायर्न ने ही किया है, विराट ने नहीं किया है, या इंडियन टीम ने नहीं किया है, वो किया गया है। तो खैर इसी के साथ शो को विदा देते हैं, है ना। आपके साथ बहुत बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को क्रिकेट की नॉलेज में दे देता हूँ। आपकी शिकायतें, प्यार जो हो वो आप मुझे दे सकते हैं radioudan@gmail.com पर। इसके अलावा बाकी यूजुअल फॉर्म्स हैं, लिंक्डइन है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, क्लब हाउस है, आप आ सकते हैं। मुझसे कुछ पर्सनली कहना चाहते हैं तो फिर आप AANOKHAANKIT, और अगर क्रिकेट के शॉर्ट्स देखना चाहते हैं तो OA क्रिकेट मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ रील्स आती रहती हैं, जल्दी जल्दी आती रहती हैं, अब उसका कोई फिक्स नहीं है बट आती रहती हैं, तो आपको क्रिकेट की एक्स्ट्रा नॉलेज वहाँ मिल जाएगी। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है OA क्रिकेट, सब्सक्राइब करिए, मिल जाएगा, है ना। सो मैं अब आपको कब मिलूंगा, नेक्स्ट वीक मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिनों में याद रखिए। शो छूट गया हो, कल दोपहर 3 बजे रिपीट होगा, सुन सकते हैं आप। इसके अलावा अपने दोस्त और आस पड़ोस को घर घर जाइए, थोड़ा टहलिए, घर में कितना ही फोन चलाएंगे, कितनी ही टिक 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 उंगलियां चलाएंगे, अंगूठा कितना स्वाइप करेंगे। जाइए, गेट खटखटाइए और बोलिए क्रिकेट वीकली, क्रिकेट का शो आता है रेडियो उड़ान पर, अगर आपको क्रिकेट पे इंटरेस्ट है सुने जा करके। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए ईट स्लीप एंड क्रिकेट, ईट स्लीप एंड क्रिकेट, एंड मैं भी वही करता हूँ, मेरा थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है। वी विल मीट यू ऑन नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय।